देखिए, लोगों को तो इसकी जानकारी कम है। पता है कि राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार, ये चीज़ें हैं भारत में, ठीक है ना। लेकिन क्या है ये एग्जैक्टली, किन लोगों के लिए ये बनी हुई है, किस तरीके की ये सुविधाएं हैं, कौन कौन इस सुविधाओं को हासिल कर सकता है, कौन इसको बनाया है, तो ये सारी चीज़ों की अधिक जानकारी आज हम लोग आज के टॉपिक में कंसिडर करेंगे और समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं। मेरा नाम है कौशल। एडू ब्रह्मास्त्र चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा इंस्टाग्राम चैनल एडू ब्रह्मास्त्र, जहाँ पर मेरे 4 पोस्ट हैं और 15 फॉलोवर्स हैं। मेरा नाम है कौशल मिश्रा। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब जो चैनल है ये वाला, इसमें भी सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी मेरे कुछ फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये चैनल को मैं ग्रो कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि मैंने कुछ 3-4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर, लेकिन व्यूज़ जो हैं सब्सक्राइबर्स के मुकाबले या फॉलोवर्स के मुकाबले थोड़े ज़्यादा हैं। तो आप देखते तो हो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो। तो फॉलो कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे अपडेट्स होंगे वो सब आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 के हिसाब से, जिसको RTE एक्ट 2009 भी हम कहते हैं, इसको इनैक्ट किया गया था 4 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। हाँ जी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हमने इसको इनैक्ट किया था। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सबसे पहले प्रस्तुत किया हुआ था। यहाँ पर जो RTE एक्ट है, यहाँ पर क्या बोला गया है? बोला गया है कि हम फोकस करेंगे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के ऊपर। हाँ जी, हम मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, और कंपलसरी होगा हाँ इन बच्चों को। मतलब हमारे देश में जो भी इस एज में, हाँ इस वर्ष के जो इस वर्ग में जो बच्चे आते हैं, उनको हम लोग कंप्लीटली फ्री, मुफ्त शिक्षा, हाँ जी, और कंपलसरी मतलब हासिल करना ज़रूरी है। हाँ, हमारे सारे भारत के जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर मिलना चाहिए, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो बोला गया है कि जो RTE है, हाँ जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे होंगे, देखिए यहाँ पर सारे बच्चों के लिए इस कैटेगरी में डाल दिया गया है, सारे बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के बच्चे। तो जो इस एज में आएंगे बच्चे, उनको तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही है। लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे होते हैं जो डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, दिव्यांग बच्चे जिसको हम कहते हैं। इन बच्चों के लिए 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है जी। और इसके जो रूल्स हैं वो इस एक्ट के हिसाब से बनाए गए हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ठीक है जी। जो चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कानून बनाए गए हैं कि आप भी फ्री शिक्षा हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ 14 वर्ष तक फ्री शिक्षा नहीं मिलेगा जी। आपको कब तक मिलेगा? जब तक आप 18 साल के ना हो जाते, तब तक आपको फ्री शिक्षा मिलती रहेगी। तो ये जो एक्ट 2009 जो 4 अगस्त को लाया गया था पार्लियामेंट में, 1 अप्रैल 2010 में इसका निर्णय हो चुका था कि भाई चलिए अब हम भारत में भी इस कानून को लागू करेंगे कि मुफ्त शिक्षा जो भी 6 से 14 साल के एज में आते हैं उन सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी पूरे भारत में। और भारत उस साल 135 कंट्रीज़ में से एक कंट्री बन गया जिन्होंने अडॉप्ट किया था फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक कि हर बच्चे का ये फंडामेंटल राइट होगा, है ना। बोलते हैं कि निजी राइट्स होगा कि उनको शिक्षा मिलने का पूरा अधिकार है, ठीक है जी। तो आइए इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषताएं हैं कि कंपलसरी और फ्री एजुकेशन। तो मैंने आपको तो बता ही दिया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे और अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको 18 साल तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि कंपलसरी बना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन हर एक बच्चे को जो वहाँ के नज़दीकी स्कूल में होंगे, नेबरहुड स्कूल में, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में जो भी स्कूल आएंगे, बच्चे जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 1.5 किलोमीटर के रेंज में जो स्कूल आएगा वहाँ पर उनको फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी अप टू द क्लास 8 इन इंडिया। 8वीं कक्षा तक मुफ्त पढ़ाई, ठीक है। कोई भी बच्चा इनमें से जो भी RTE के हिसाब से बच्चा जो एडमिशन लेगा
कोई भी बच्चे को यहाँ पर फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं, अदर चार्जेस देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, लड़का हो या लड़की हो कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पढ़ाई हासिल कर रहे हैं उस दौरान भी, और जब वो कंप्लीट करते हैं उस दौरान भी, मतलब कंप्लीट करते वक्त भी नहीं देना है, और जब वो पढ़ाई कर रहे हैं मतलब कंप्लीट होने के बावजूद भी कोई देने की ज़रूरत नहीं है, और जब वो हासिल करना चाहेंगे या हासिल कर रहे हैं मतलब पढ़ाई उनकी हो रही है तभी भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ेंगे, ड्रेस कोड यूनिफॉर्म जो भी वो स्कूल फिक्स करेगा, स्टेशनरी आइटम्स मतलब स्केल पेंसिल इरेजर शार्पनर जो भी होगा, पेन पेंसिल, ये सब कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। स्पेशल एजुकेशनल मटेरियल, उन बच्चों को जो डिसेबिलिटीज़ में आते हैं उनको भी स्पेशल एजुकेशनल मटेरियल मिलेगा, ताकि स्कूल के ऊपर वो बर्डन ना बने, किसी के ऊपर बर्डन ना बने, और उनको इस तरीके से चीज़ें दी जाएंगी कि उनको भी पढ़ाई करने में आसान होगा। तो ये रहा एक पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल केसेस। अब यहाँ पर स्पेशल केसेस क्या है, देखिए क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं, अब देखिए मुफ्त शिक्षा है, ठीक है, प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पकड़ में नहीं आ पाते हैं, या फिर कोई भी रीज़न से वो पढ़ाई तक नहीं आ पाते। अब जैसे जो 6 साल का बच्चा है, नॉर्मली हमारे भारत में पहली कक्षा में तो आ ही जाता है वो, ठीक है जी, तो पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। तो अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पहली शिक्षा से पढ़ना चालू कर दें 6 साल के एज में, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 6 साल के एज में नहीं आ पाते पढ़ने के लिए, ठीक है ना, गरीब होते हैं, तो बहुत बार कैसा हो जाता है कि वो रेंज में नहीं आ पाते, किन्हीं कारण से नहीं आ पाते पढ़ाई पर। लेकिन जब वो थोड़े और बड़े होते हैं, जैसे 9-10 साल के हो गए या 11-12 साल के हो गए, 14 साल तक फ्री है, तो 11 या 12 साल के हो गए, अब उनको लग रहा है कि नहीं उनको पढ़ाई करना है, तो जब वो आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली कक्षा से उनको पढ़ाई करवाया जाएगा। जिस एज के हिसाब से वो आ रहे हैं उस एज में वो किस कक्षा में होने चाहिए, किस क्लास में होने चाहिए, उस हिसाब से उनको उसमें दाखिला करवाया जाएगा। अच्छा, अब अगर वो सीधे सीधे समझ लीजिए कि सीधे सीधे अगर वो 5वीं या 6वीं में दाखिला ले रहे हैं, अब उस बच्चे को पहले का कोई नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर स्कूल की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि वो पहले के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से लर्न कर लें, और इस वक्त की जो पढ़ाई वो जो करना चाहता है उसमें भी उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है जी। तो चाइल्ड शुड बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। अगर एक बच्चा 9 साल का है और उस बच्चे को 4वीं या 5वीं क्लास में दाखिला लेना है, तो उसको उसी क्लास में एडमिशन करवाया जाए, नीचे से उसको ना शुरुआत करवाया जाए, और उनको वो सारे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए उस बच्चे को, ताकि वो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल पर आ पाए। आगे बढ़ते हैं, प्यूपल टीचर जो यहाँ पर रेशोज है उसको समझते हैं। बोला गया है कि अगर एक बच्चा अगर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ पर 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर का होना कंपलसरी है। अगर अपर प्राइमरी में है तो 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होने चाहिए। मतलब क्या है, अब देखिए जो राज्य है वो उनके हिसाब से यहाँ पर प्राइमरी लेवल और अपर लेवल को फिक्स किया जाता है। हालांकि इंडिया में पहले से लेकर के 4वीं या 5वीं तक प्राइमरी लेवल बोला जाता है, और 5वीं से ऊपर जो होंगे 8वीं तक उनको अपर प्राइमरी लेवल बोला जाता है। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चे की संख्या अगर 30 है तो एक टीचर उन 30 बच्चों के पीछे होने चाहिए, और अपर प्राइमरी में उसी को 5 बढ़ा दिया गया है। मतलब ऐसा माना गया था कि एक बार जब बच्चा निजी शिक्षा हासिल कर लेता है तो अपर प्राइमरी पे आने के बाद में तो वो थोड़े समझदार हो जाते हैं, तो उन बच्चों को हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो 5 के हिसाब से उनको बढ़ा दिया गया है कि 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर्स को एडमिट किया जाएगा। तो एडमिटेड चिल्ड्रन अप टू 60, अगर आपकी कक्षा आपकी पाठशाला में अगर 60 या उससे अधिक बच्चे आते हैं, या मतलब लगभग 60 बच्चे तक आते हैं, तो कम से कम 2 टीचरों की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होनी चाहिए, होगी, ठीक है। अगर 60 से अधिक है, 90 तक अगर बच्चे हैं आपके स्कूल में, तो कम से कम 3 टीचरों की आवश्यकता वहाँ होनी चाहिए, और 3 टीचर्स होने चाहिए वहाँ पर। अगर आपके पाठशाला में, आपके स्कूल में 90 मतलब 91 से 120 तक अगर बच्चे हैं, तो यहाँ पर टीचर जो है वो लगभग 4 की मात्रा में होने चाहिए। और अगर 150 या उससे अधिक बच्चे आपके यहाँ पर आ रहे हैं RTE के द्वारा, तो 5 टीचर और 1 हेड मास्टर का होना कंपलसरी है।
आगे बढ़ते हैं एम्यूनिटीज़। मतलब एम्यूनिटीज़ का मतलब हो जाता है कि क्या क्या सुविधाएं पढ़ाई के अलावा दी जाएंगी यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, बच्चे हैं भाई, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम पहले तो हर टीचर जो पढ़ाना चाह रही हैं तो बच्चों के साथ बैठेंगी, वो बैठेंगे एक जगह पर, तो वो क्लासरूम होगा। तो कम से कम हर एक टीचर के लिए एक क्लासरूम वहाँ पर होना चाहिए, और उसके बाद में एक ऑफिस वहाँ पर होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए कुछ चीज़ों को रखने के लिए, और हेड टीचर के लिए एक रूम भी होना चाहिए, ये बताया गया है। फिर इसके बाद में सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज़ के लिए होना चाहिए। हालांकि भारत में तो बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वहाँ पर तो इस तरीके की सुविधाएं अब मिल ही रही है, गर्ल्स अलग बॉयज़ अलग। अच्छा, इसके साथ साथ में किचन भी होनी चाहिए। मिड डे मील जो प्रोवाइड की जाती है बच्चों के लिए, उसके लिए एक सेपरेट किचन भी होना चाहिए। प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए, बच्चे खेलेंगे, है कि नहीं, जाकर के खेलेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट सोचना है। ऐसा नहीं है कि मुफ्त शिक्षा दी जा रही है तो बस पढ़ाई करवाओ, बस छोड़ दो बच्चों को ना, ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ बात होगी। सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए भाई, साफ़ सफाई होनी चाहिए पानी में, है ना। तो साफ़ सुथरा जगह, साफ़ सुथरी पानी उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्कूल है वो कम से कम कितना समय वर्क करेगा सालाना, तो बोला गया है कि अगर बच्चे पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के हैं तो 200 दिन तक काम होना चाहिए, पढ़ाई लोगों की 200 दिन तो होनी चाहिए साल में। अगर बच्चे 6वीं से 8वीं क्लास के हैं तो 220 दिन की पढ़ाई होनी ही चाहिए सालाना, ठीक है जी, कम से कम होनी चाहिए। ओके, तो ये मिनिमम है कि भैया कम से कम इतने दिन तो चलना ही चाहिए इनकी क्लास, ठीक है ना। आते हैं और आगे हावर्स। अब तुम कितना घंटे यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब उतने दिन तो होनी चाहिए। अब उसमें भी एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, तो अगर पहले से लेकर के 5वीं क्लास तक की अगर बात की जाए तो 800 घंटे होनी ही चाहिए पर एकेडमिक ईयर के हिसाब से। मतलब सालाना 800 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए पहले से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए। अगर 6वीं से 8वीं तक है तो 1000 घंटे कंप्लीट होनी चाहिए साल के हिसाब से, 1000 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है ना, तो सालाना कैलकुलेट अगर की जाए तो कम से कम 4 से 6 घंटा, मतलब 4-5 घंटे तो मिनिमम स्कूल चलना चाहिए, तब जा करके आप ये हावर को टारगेट कर पाओगे। मतलब अगर 200 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए घंटों को अगर डिवाइड करें तो वही मतलब 5 या 6 घंटे आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर। मतलब आपको हर हफ्ते कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, तो जैसे देखो मैंने बताया 45 घंटा आप लोग को काम करना है, हाँ, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग हावर्स। तो 45 घंटा अगर आपको हफ्ते में काम करना है तो हर दिन आपको कम से कम 5-6 घंटा का 6 से 7 घंटा काम करना पड़ेगा। तो 7 छके 42 आ गया, तो लगभग समझ लीजिए उतना ही प्रिपेयरिंग हावर के साथ। अब यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स में तो ऐसा हो जाता है कि इतना लेक्चर्स लगा देते हैं, इतना बर्डन हो जाता है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कि बाकी का जो प्रिपेयरिंग हावर्स है वो उनको मिलता ही नहीं है, घर पे आकर के काम करना पड़ता है। टीचर्स लगभग यहाँ पर 45 घंटा बताए जा रहे हैं, 60 घंटा हर हफ्ते काम करते हैं अगर घर के वर्क को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो, ठीक है ना। 60 से 65 घंटे काम करते हैं। और भी बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ से 80 घंटे काम करवाए जाते हैं। सवेरे स्कूल चलता है 8 बजे से चालू होता है दोपहर को 3 बजे तक, ये अलग, और घर पे आकर के जो बर्डन रहता है स्कूल का वो अलग, ठीक है ना। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर प्रिपेयरिंग हावर भी होना चाहिए, हाँ जी। तो मतलब आप पढ़ा तो रहे हो, उसके साथ साथ में उसी 45 घंटे में प्रिपेयरिंग हावर भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग दिया गया है यहाँ पे, देखिए इंक्लूडिंग, ठीक है ना। प्रिपेयरिंग हावर भी होना चाहिए, जो आप लोगों के टीचर मटेरियल होंगे, जो कंटेंट आप प्रिपेयर करोगे वहाँ पर बैठ करके नेक्स्ट डे लेक्चर्स लेने के लिए, वो सब भी उसी में इंक्लूड होना चाहिए। भाई प्ले मटेरियल भी प्रोवाइड कीजिए, गेम्स भी खिलवाइए बच्चों को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की सुविधाएं भी वहाँ होनी चाहिए। मतलब इट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग गेम्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स अलग होना चाहिए। बड़े बच्चे हैं तो उस हिसाब से इक्विपमेंट्स के रिक्वायरमेंट को आप पूरा कीजिए। मतलब इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। अच्छा, क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बात करेंगे। बच्चे फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं, किसी को भी उनके जगह पर उनके सामने खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर बोला गया है, आरटीई एक्ट के हिसाब से बोला गया है, अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएटली ट्रेंड टीचर होने चाहिए भाई। डीएड बीएड वगैरह जो किए हैं टीचर्स, ये बराबर होने चाहिए। हाँ, टीचर्स विद रिक्विसाइड एंट्री एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो फुलफिल करनी चाहिए। इसके साथ साथ में रिक्विसाइड एंट्री होनी चाहिए उनकी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करवाइए आप, सीटेट हो रही है देखिए, है ना। तो
इस तरीके के और भी एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करके फिर उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उनकी प्रॉपर होनी चाहिए और उस हिसाब से वहाँ के टीचर्स अपॉइंट होते हैं। अब बात की जाएगी नेक्स्ट, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब हो जाता है तंग कर देना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब हो जाता है अंतर करवाना, हाँ, दो लोगों में अंतर करवाना। हरासमेंट मतलब दबाव डालना, प्रेशर डालना, ठीक है जी। तो यहाँ पर टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस है, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन सारे कॉन्सेप्ट को। किस बारे में, किस चीज़ में? तो बोला गया कि देखिए जो RTE एक्ट 2009 के हिसाब से ना, तो अगर कोई भी वहाँ पर बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट दे रहा है, मेंटल हरासमेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन करवा रहा है उनके जेंडर के हिसाब से, मतलब लड़का लड़की के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्लास के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बच्चों से कोई भी तरीके का फीस लिया जा रहा है, कैपिटेशन फीस, अगर बच्चों को वहाँ पर उकसाया जा रहा है कि मेरे पास आओ, आपको पास कर दिया जाएगा, नहीं आओगे तो नहीं पास करेंगे, हम फेल कर देंगे, या इसी तरीके का कोई भी तरीके का दबाव, मतलब आप तो प्राइवेट ट्यूशन ले ही नहीं सकते, खत्म बात है यहाँ पे, ठीक है जी, प्राइवेट ट्यूशन ले ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल की फंक्शनिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल जो होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, इसके अलावा अनरिकॉग्नाइज्ड लेवल के भी फंक्शनिंग अगर आप करवा रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ में आगे भी दिया गया है कि इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स टू मिनिमाइज डिटेंशन। फेल मत करिए बच्चों को, इस तरीके से पढ़ाइए कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, नॉलेज पर वर्क करिए, रटने पर वर्क ना करिए कि एग्ज़ाम लिखवाइए, अगर बच्चा लिख के पास होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, उनके नॉलेज पर वर्क करिए, ठीक है। नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल क्लास 8। यहाँ पर कोई भी बच्चे को क्लास 8 तक हेल्ड बैक या एक्सपेल्ड नहीं किया जाएगा, RTE के हिसाब से मैंडेट्स आ चुके हैं। अब बात करते हैं इनके एडमिशन की। अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि क्राइटेरिया बताया गया है RTE में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहला है कि बच्चा जो है वो इस वर्ष के बीच में होना चाहिए, 6 से 14 साल के बीच का एज का होना चाहिए, तो ये पहली एलिजिबिलिटी हो गई। सेकंड बताया गया कि अगर वहाँ के स्कूल में अगर आप लोग दाखिला करवाना चाहते हो RTE के हिसाब से, तो उस स्कूल को 25% जो सीट है वो RTE के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर पुअर सेक्शंस के जो बच्चे एडमिशन लेंगे, ठीक है ना, उनके लिए 25% सीट वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब अगर समझ लीजिए कि एक स्कूल है, वहाँ पर 200 बच्चे अगर एडमिशन लेंगे तो 200 में से 25%, तो 50 स्टूडेंट लोग RTE की तरफ से होंगे। नेक्स्ट, अप्लाइंग द स्टूडेंट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। इसके साथ साथ में दिया गया है कि अगर आप एक राज्य में रहते हो और वहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, तो स्टूडेंट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ दैट स्टेट। तो अब जैसे राज्य के हिसाब से भी वहाँ पर एडमिशन होता है ना, तो उस हिसाब से भी एडमिशन होगा, तो राज्य के जो भी नियम होंगे वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है इनकम कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पेरेंट्स होंगे, वीकर सेक्शन, उनकी जो सालाना इनकम है वो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 3.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ही वो पेरेंट्स अपने बच्चों को RTE के हिसाब से दाखिला करवा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग RTE एडमिशन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई आप कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग बच्चों को RTE के हिसाब से दाखिला करवाना चाहते हो, है ना। तो एक और बार मैं बता दूं, फ्री एजुकेशन है, 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, सारी सुविधाएं वहाँ पर आप लोग को स्कूल में बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में और आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग RTE डू ऑन अ स्टेट स्पेसिफिक बेसिस। तो हर राज्य के अपने अपने नियम कायदे कानून होंगे, ठीक है जी। तो इसी के लिए एडमिशन जो है ना RTE के द्वारा कैन डू ऑफिशियल साइट्स पर आप लोग जा करके देख सकते हो। RTE जो है आप टाइप करेंगे तो ये ऑफिशियल साइट हो जाएगा उनका, ठीक है ना। तो हर राज्य के अपने अपने वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और राज्य के हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी साइट के ऊपर, ठीक है जी। और आगे दिया गया है यहाँ पे कैंडिडेट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं RTE एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना होगा यहाँ पर, और वो लोग अपने आप को रजिस्टर करवा के ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन सेशन जैसा भी होगा वहाँ पर आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए, RTE के लिए आप लोग रजिस्टर हो जाओगे। तो एक बार ये हो गया, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ता है। तो सबसे पहला आपका इनकम प्रूफ, जैसा मैंने बताया था कि एक कैटेगरी है उसी के हिसाब से आपकी इनकम होनी चाहिए, है ना। तो
अगर आपने नहीं उसको समझा है तो प्रीवियस स्लाइड में जाकर के एक और बार देख सकते हो। तो इसमें बताया जा रहा है कि इनकम प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। पेरेंट्स का इनकम प्रूफ चाहिए, जो इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनको इनकम प्रूफ प्रोवाइड करना कंपलसरी है। अच्छा, इसके साथ साथ में स्टेट स्पेसिफिक रेसिडेंशियल प्रूफ भी देना पड़ेगा कि कौन से राज्य से हो आप। मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ अलग राज्य के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ अलग राज्य में जाकर के अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, एज प्रूफ ऑफ कैंडिडेट भी कंपलसरी है। एज क्या है उस हिसाब से उनका दाखिला होगा, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ में अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन लिस्ट की। अच्छा देखिए क्या है, अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फॉर्म फिल करके दे दिया। अब एडमिशन के टाइम पर क्या होगा, आपका जो बच्चों का जो एडमिशन होगा ना, वो पूरा का पूरा लॉटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगा। हाँ, अब ये जो लॉटरी सिस्टम है ये किन के हाथ में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। और जो लॉटरी सिस्टम से जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी नॉर्मली क्या हो जाता है कि अब मेल आईडी भी ले लिया जाता है और आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके मेल आईडी पर भी आ जाता है। तो प्योर लॉटरी फॉर्म सिस्टम होता है। अब जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि एक स्कूल में सिर्फ 50 बच्चों को आरटीई के हिसाब से एडमिशन लेने वाले हैं, तो वहाँ पर वो 50 सीट के लिए 50 लोग ही सिर्फ आगे नहीं बढ़ते हैं, 500 लोग आगे बढ़ते हैं। तो 500 में से लॉटरी सिस्टम के हिसाब से जितने भी 50 सीट के हिसाब से अगर उस स्कूल में दाखिला होना आरटीई के हिसाब से, तो 500 में से 450 एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा दिया जाता है। सिर्फ वही 50 बच्चे जो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से आए हुए हैं उन्हीं का दाखिला होगा, बाकी लोगों को सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को। और भी बहुत सारे कंटेंट मैं इस तरीके से लाता रहूँगा। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज़ कौशल मिश्रा साइनिंग ऑफ।